गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई थी, जैसा कि हर हाउसवाइफ का होता है। और आज मैं बना रही थी ओल की सब्ज़ी। इसे जिमीकंद भी कहते हैं, बट हमारे यहाँ बिहार में से ओल कहते हैं। और आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दे अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कीजिए। तो एक्चुअली सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा रश होता है, और किसी भी रेसिपी को शेयर करने के लिए हर एक पॉइंट की रिकॉर्डिंग लेनी पड़ती है, और वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जितना रिकॉर्ड करती हूँ उतना तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरी कुकिंग की कहानी भी ना बहुत लंबी है। मीन्स कि आज मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, बट एक टाइम था जब मैं बहुत बेकार खाना बनाती थी। वो इसलिए ना क्योंकि मेरे से बड़ी मतलब 3 दीदी हैं और मम्मी भी थी, तो मुझे कभी भी किचन में जाने का ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन पता है आपको, हर स्टूडेंट को खाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है। जब मैं क्लास 10th के बाद बाहर निकली पढ़ाई करने के लिए, तब मुझे कुछ पता नहीं था कि पैसा कैसे कमाना है, एजुकेशन कैसे कंप्लीट करनी है, अपना खर्चा कैसे चलाना है और खाना कैसे बनाना है। मैं बस बाहर निकल गई थी कि मुझे यहीं पर नहीं रहना, मुझे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है। और इस वजह से ना मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए हैं, मतलब और बहुत जगह तो मैंने धोखा भी खाया है। जैसे देखिए, एक बार मैंने मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग वाला जॉब मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 1 वीक मेरे से काम करवा लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे पैसा ही नहीं दिया। तो मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ। और बहुत जगह मतलब मेन तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही काउंसलिंग के लिए मतलब उस जॉब के लिए जाती थी। लेकिन एक बार तो मैं अगर आप रांची से होंगे तो आपको पता होगा कि सरोज राय का ईशान ब्यूटी केयर बहुत बड़ा है रांची में। तो वहाँ पर भी मैं गई थी जॉब करने के लिए। और इतने सारे और जॉब्स किए हैं ना मैंने, कि मुझे अभी ये लाइफ लगता है कि ये लाइफ मेरी स्टेबल है। जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो लगता है कि मैं कैसे कर लेती थी इतना। मीन्स कि आप ये सोचिए कि मैं सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक एक जॉब कर रही हूँ, फिर वहाँ 12 बजे कॉलेज जाती थी, कॉलेज अटेंड करती थी, और जब शाम में आती थी तो फिर ट्यूशन पढ़ाती थी। मतलब ये मेरा शेड्यूल था। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी हमारा ये था ना कि हम 9 बजे तक मान लीजिए फ्री हो गए तो हम सो जाते थे। और सोने के बाद मेरा और मेरी बहन का एकदम बहुत ख़तरनाक आदत था। हम क्या करते थे ना कि सोने के बाद सुबह 2 बजे उठते थे, और 2 बजे उठने के बाद सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करते थे। तो इस तरह से ही मतलब पूरी लाइफ मेरी मतलब बीती है, अगर मैं पिछला 10 साल अपना निकाल के देखूँ तो। और जब पीछे पलट के देखती हूँ तो लगता है कि उस समय एनर्जी कितनी हाई थी। एक्चुअली ये होता है ना कि जब भगवान हमें प्रॉब्लम्स देते हैं तो उसे झेलने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और जब हम अपनी ही लाइफ को पीछे देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि हमने कभी ऐसी लाइफ जी है, और हमने कभी इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। एक्चुअली मेरी ज़िद थी कि मुझे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना ही है। अगर मैं भी मतलब मेरे मोहल्ले में जितनी भी लड़कियां उनके जैसे होती, तो हो सकता है कि मेरी भी शादी किसी से करा दी गई होती बहुत पहले, और मेरे में भी 2-4 बच्चे होते। बट मेरे अंदर एक ज़िद थी कि नहीं भाई, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उतना तो करो और गवर्नमेंट जॉब लेके रहो। और उस प्रोसेस में देखिए अभी मेरी शादी भी हो गई, लेकिन अभी भी मैंने अपने इस ज़िद को छोड़ा नहीं है। मतलब मेरा तो ड्रीम ही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो मेरी मम्मी को जिससे कि मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आपने देखा होगा कि मेरी मम्मी का लाइफस्टाइल कैसा है। अब मम्मी की बात आ गई है तो मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं जब ग्रेजुएशन में थी और इतने सारे काम कर रही थी, ट्यूशन पढ़ा रही थी, कहीं कहीं कभी कोई जॉब मिल जाता था 1-2 महीने के लिए तो वो कर लेती थी। उसके बाद कॉलेज भी अटेंड करना है, उधर भी बेस्ट देना है। कॉलेज में मैं अच्छा मार्क्स, मतलब हमेशा मैंने टॉप किया अपनी क्लास में। और उसका एक रीज़न बस यही था ना कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहती थी, इसलिए मैं कंटिन्यूटी की पावर को जानती हूँ। मैं हर दिन 3-4 घंटे ही पढ़ती थी, बट मैं कंटिन्यू पढ़ती थी, इसलिए मैं हर स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म कर लेती थी एट द एंड। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती कि कंटिन्यू रहिए, चाहे आपको 2 घंटे टाइम मिले या 3 घंटे टाइम मिले, कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए। तो मेरी लाइफ तो ऐसी ही चल रही थी, बिल्कुल एकदम रश में। पता नहीं होता था कि कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक बार मेरी लाइफ में ऐसा है कि लगातार 15 दिनों तक मैंने घर का कुछ नहीं खाया था। समोसा खा लिया, चाट फुचका खा लिया, कुरकुरे चिप्स खा लिए, मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन ना, मतलब जब मैं रात में सोती हूँ तो मैं सपना देख रही थी कि मम्मी आई हैं, मुझे दाल चावल खिला रही है। और वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। मतलब उस दिन जो माँ की याद आई थी, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो चीज़ जब भी याद आता है ना तो आंसू अपने आप निकल जाते हैं, पता नहीं क्यों। पर खैर छोड़िए, वो सारी बातें जो हैं वो बीत गई हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और अभी भी अपने ड्रीम के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जॉब हो जाए गवर्नमेंट। और आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मुझे देख कर ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार, मतलब कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, 30,000 लोगों का प्यार ज़रूर कमाया है।
हे फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज गए हैं और मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि बिहार में फिर से टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो 6 to 8 के होंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 6 to 8 के लिए कम से कम तो 50,000 वैकेंसीज ज़रूर आएंगे। और एस्टेट एग्ज़ाम भी देखिए आज हमारा कंप्लीट हो गया है और इसका रिजल्ट भी 18 सितंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि हमें अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते कि वैकेंसी आएगी, सिलेबस पता चलेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे में फिर क्या होता है ना कि 15-20 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और फिर हमें ऐसा लगेगा कि काश हमने तैयारी पहले से शुरू कर दी होती। तो बस अभी मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर रही हूँ और शुरुआत मैं करूँगी SCERT बुक से। और ये मेरे पास है SCERT बुक क्लास 7th और क्लास 8th का, जो कि साइंस बुक है, क्योंकि मेरा सीटेट पेपर 2 में मैथ्स और साइंस है और 6 to 8 के लिए मैं साइंस के लिए ही एलिजिबल रहूँगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार SCERT से पहले गो थ्रू करूँ, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना कि अगर कोई बुक है, जैसे बिहार टीचिंग एग्जाम है तो बिहार के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे अगर साइंस की बुक है तो इसके सिलेबस में क्या क्या है, ये बेस जब मुझे पता चल जाएगा ना, तब फिर मैं इसके ऊपर हायर लेवल का पढ़ाई करूँगी। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6, 7, 8, 9, 10 तक के कम से कम साइंस बुक को हम एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि जब हम एक बार देख लेंगे ना कि क्या क्या टॉपिक है, इसे कैसे समझाया गया है, कौन कौन से क्रियाकलाप बताए गए हैं, तो जब हम ये सब देख लेंगे तब हमारी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। अगर आप बेस बुक्स को हटा देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे या हाई लेवल का पढ़ेंगे तो मे भी आपको समझ नहीं आए। तो इसीलिए मेरे लिए तो SCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SCERT पढ़ने के बाद मैं NCERT भी पढ़ूंगी, बट NCERT का बुक मेरा राज्य में ही सारा छूटा हुआ है। मैं देखती हूँ अगर मैं न्यू NCERTs खरीद पाऊँ तो न्यू NCERT, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन भी पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो बस आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, चाहे आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है या फिर आपका सब्जेक्ट साइंस है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले 6 से लेकर 10 तक के जो भी आप सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखिए। टॉपिक कौन कौन से दिए गए हैं वो भी देखिए, उनका लेवल क्या है। जब हम एक बार में ऐसे देख लेंगे ना, तब प्रिपरेशन हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो चलिए मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। अभी मैं फ़र्स्ट स्लॉट में पढ़ाई कर रही हूँ और अभी ना साइंस पढ़ रही हूँ, क्लास 8th की बुक है। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं SCERT बुक से तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब उसमें आता होगा और आपको कुछ भी न्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नया जानने के लिए नहीं मिलेगा। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे देखिए, जब मैंने साइंस पढ़ना शुरू किया तो आज मैंने देखिए चैप्टर्स बहुत इजी हैं। आप कि 15-20 मिनट में एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने टोटल 6 चैप्टर्स आज कंप्लीट किए थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए आज ना इसमें एक चैप्टर था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, और इसमें कृषि वैज्ञानिक रेवण के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें तो मुझे पहले से नहीं पता थी। या फिर हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अरे यार फसल वाला टॉपिक साइंस में कहाँ से आ गया, ये तो साइंस में नहीं आना चाहिए। पर जब मैंने बुक रीड की तो पता चला कि नहीं, ये टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें ना सब कुछ दिया हुआ था, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, फिर एक वैज्ञानिक थे रेवण, उसके बारे में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि SCERT बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि टॉपिक क्या क्या है और क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा। अब मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट एक टॉपिक हो गया, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। उसी तरह से अगर आपके पास SCERT बुक नहीं है तो आप NCERT पे फोकस कीजिए, क्योंकि कंटेंट तो दोनों का लगभग सेम होता है, बस ये हिंदी में होता है और NCERT की इंग्लिश वर्जन भी आपके पास आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास SCERT की बुक्स नहीं है तो आप NCERT की बुक्स पर फोकस कर लीजिए। तो बस मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर दिया है और अभी मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी और टाइमर ऑफ़ करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट में पढ़ाई करने के लिए। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं सॉल्व करूँगी मैथ्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं 6 to 8 में साइंस के लिए एलिजिबल हूँ और साइंस में मैथ्स भी बनाना होगा मुझे, और प्लस 9, 10th के लिए मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो वहाँ भी उसके लिए मुझे मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब इस बुक से तो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ और कंटिन्यूसली सॉल्व करते ही जाऊँगी। और देखती हूँ कि अगर कोई बैच परचेज़ करना हो तो बैच ज़रूर परचेज़ करूँगी। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता चले ना कि कहाँ से पढ़ना है तो कोई बैच परचेज़ कर लीजिए। और जो टीचर्स बता रहे हैं आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं ना वो कम नहीं पढ़ाते हैं, वो बहुत सारा कंटेंट देते हैं। और जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था ना वो था एवरेज, और एवरेज में आज मैंने टाइप 1 कंप्लीट किया है। टाइप 1 में लगभग 50 क्वेश्चंस थे तो उनको मैंने सॉल्व किया है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि पढ़ना छोड़िए मत, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हर दिन 2 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें,
कितना भी पढ़े लेकिन हर दिन पढ़िए, क्योंकि अगर आप हर दिन पढ़ते हैं ना तो आपका नॉलेज कुछ ना कुछ एनहेंस होगा। और जब आप पढ़ने लगेंगे, जिस दिन आप 1 घंटा पढ़ेंगे ना, आपका मन ही आपको कहेगा कि चलो 1 घंटे और पढ़ लो। और जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक इधर उधर आपका मन आपको भटकाते रहेगा कि क्या पढ़ना है पता नहीं, कैसे पढ़ना है पता नहीं। लेकिन आप जब टॉपिक पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं आज मुझे इतना ही टॉपिक कंप्लीट करना है और उस पर फोकस करते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप छोटे टारगेट्स लीजिए ना। जैसे कि आप रखिए कि आपको एक दिन में केवल 20 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करने हैं, बस। ज़्यादा बड़े टारगेट बनाइए ही नहीं। आप ज़्यादा बड़े टारगेट बनाएंगे ना तो फिर आपका माइंड आपको उसको पूरे ही नहीं करने देगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो छोटे छोटे टारगेट बना के जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये मेरा दिन आज का वेस्ट नहीं हुआ, मैंने ये सेट किया था तो मैंने उतना कंप्लीट किया है। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप और अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो फाइनली मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और इसके बाद ना मैं रेस्ट करूँगी। एक्चुअली मैं रेस्ट नहीं करने गई थी, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि 1-2 शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए, और वो मैं कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं आती हूँ 5:30 बजे दोबारा से पढ़ाई करने के लिए। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं जीके पढ़ रही थी और जीके में मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। और हिस्ट्री में मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ जो मैंने बनाया था। और इस नोट्स को ना मैंने प्राइमरी के लिए बहुत पढ़ा था, मतलब ये मुझे पेज वाइज पेज लर्न था। बट क्या फ़ायदा उस एग्ज़ाम का, हटाइए, वहाँ से तो हम बाहर हैं। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इनको अच्छे से रिवाइज़ करूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ। क्योंकि ना ये मतलब इस नोट्स को मैंने ऐसे लर्न किया था कि हर पेज मुझे पता था कि इस पेज के बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है। तो इतने अच्छे से हिस्ट्री मैंने पढ़ा था, और वो भी इसलिए पढ़ा था क्योंकि शशि सरन सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब वो हिस्ट्री में ना किसी का भी इंटरेस्ट जनरेट कर देंगे, इतना तो मुझे लगता है कि उनकी टीचिंग में इतना पावर है। तो बस वही मैं सोच रही थी कि चलो जब मुझे ये अच्छे से लर्न है तो मुझे इसे भूलना नहीं है, और इसलिए मैं इसे आज से ना रिवाइज़ करना शुरू कर रही हूँ। 1 hour later. आज अपनी स्टोरी का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करके ना मुझे सच में बहुत हल्का फील हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप भी अपनी स्टोरीज़ मतलब मेरे साथ शेयर करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अगर कोई लड़की लिखती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे हैं कि बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो मुझे लगता है कि चलो ये एक हेल्पिंग हैंड है एक तरह से, कि अगर किसी का मैं कमेंट कभी कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ तो दूसरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश हम सब एक जगह मिल पाते हैं और मिल के अपने बात एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि पता है सेम थिंकिंग वाले लोगों से मिलने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप भी मेरे जैसे होंगे एम्बिशियस, जो कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते होंगे। और आप भी ना बहुत दिन से बोल रहे थे कि दी एक दिन आप लाइव रखिए, मेरे से मिलिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि कल संडे को मैं आपसे लाइव मिलूँगी। आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है, मैं एक पोल क्रिएट कर दूँगी, और जिस टाइमिंग को बहुत ज़्यादा वोट मिले होंगे मैं उसी टाइम पर आपके लिए लाइव आऊँगी। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।